हेलो स्टूडेंट। नई आर्थिक नीति जिसका एक दूसरा नाम है एलपीजी पॉलिसी, यानी कि एलपीजी नीति। क्वेश्चन में अक्सर एलपीजी के बारे में पूछा जाता है कि एलपीजी नीति से आप क्या समझते हैं। देखिए, एलपीजी वैसे तो नई आर्थिक नीति यानी कि एनईपी 1991 का ही दूसरा नाम है। ये दूसरा नाम इसलिए है कि नई आर्थिक नीति के जो अंग है, जो तत्व है, उस तत्व का नाम के आधार पर उसको शॉर्टकट नाम दिया गया है एलपीजी, जिसका पूरा नाम होता है एलपीजी का मीन्स एल, पी और जी। एल का मतलब लिबरलाइजेशन मतलब उदारीकरण, प्राइवेटाइजेशन मतलब निजीकरण, और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन यानी कि वैश्वीकरण। आज का वीडियो मेरे इन तीनों के बारे में डिस्क्रिप्शन देने का है कि उदारीकरण क्या है, निजीकरण क्या है और वैश्वीकरण क्या है। पूरी वीडियो को देखिएगा और बने रहिएगा लास्ट तक मेरे साथ। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए सारे इम्पोर्टेंट वीडियोस मैं लगातार लाता रहता हूँ। तो बात करते हैं तीनों का विस्तार के साथ। उदारीकरण क्या होता है, निजीकरण क्या होता है, वैश्वीकरण क्या होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं उदारीकरण की। उदारीकरण क्या है? देखिए, वैसे तो उदारीकरण यानी कि लिबरलाइजेशन का मतलब होता है ढील देना। ढील देने का मतलब होता है जितने भी नियंत्रण होता है या जो कंट्रोल होता है या जितने भी रेस्ट्रिक्शन होता है उसमें कमी लाना लिबरलाइजेशन होता है। लिबरलाइजेशन का ये लीवर है, मतलब क्या होता है, ढील, किसी के प्रति जो है नरम रुख अपनाना। जो नरम रुख अपनाना ही एक उदारपन होता है। और यहाँ पर उदारीकरण का मतलब होता है अर्थव्यवस्था में जो सरकार के द्वारा जो 1991 से पहले जो पॉलिसी थी निजी व्यक्तियों के लिए, वो नियंत्रित थी, वो सख्त थी, रेस्ट्रिक्टेड थी, यानी उन पर बहुत ज़्यादा नियंत्रण लगा दिया गया था। लेकिन 1991 की पॉलिसी के अकॉर्डिंग जब उदारीकरण की नीति अपनाया गया, उसके अंतर्गत सरकार के द्वारा निजी व्यक्तियों पर, निजी उद्यमियों पर जो भी रेस्ट्रिक्शन लगाए थे उसमें कमी किया गया, उसमें कमी लाया गया। सबसे मेन चीज़ है लाइसेंस। उदारीकरण के अंतर्गत निजी व्यक्तियों के लिए जो हर बात पे लाइसेंस लेना पड़ता है, नया सिस्टम लगाया, नया उद्योग लगाना है तो लाइसेंस लो, उद्योग को आगे बढ़ाना है तो लाइसेंस लो, कोई सामान खरीदना है तो लाइसेंस लो। हर बात पे सरकार की अनुमति की जरूरत पड़ती थी। बट अकॉर्डिंग टू लिबरलाइजेशन मीन्स उदारीकरण, जब ये नीति अपनाई गई तो उस लाइसेंस व्यवस्था को ख़त्म किया गया और उन पर लगाए गए विभिन्न अलग अलग जो रेस्ट्रिक्शन थे उसको भी कम किया गया। मीन्स उदारीकरण से अभिप्राय उद्योग तथा व्यापार को अनावश्यक प्रतिबंधों से मुक्त करके अधिक प्रतिस्पर्धा योग्य बनाना है। मतलब जो उद्योग और व्यापार है उस पर जो प्रतिबंध लगाए गए थे, जो रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, उसको खत्म करना है और उनको खुले, बिल्कुल स्वतंत्र रूप से आर्थिक योग बनाना था। स्वतंत्र रूप से आर्थिक योग तभी बनाया जा सकता है वो अपने आर्थिक निर्णय लेने में स्वतंत्र हों। तो यहाँ पर उदारीकरण के माध्यम से उनको आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता प्रदान की गई। निजी व्यक्ति और उद्यमी को आर्थिक निर्णय लेने की स्वतंत्रता देना। उदारीकरण की जो मेन पॉइंट्स है वो इसके अंतर्गत रखा गया है। वस्तु और सेवाओं के आवागमन पर लगी रुकावटों एवं नियंत्रणों को हटाना। जो निजी व्यक्तियों पर, निजी उद्यमों पर वस्तु और सेवाओं से रिलेटेड जो आवागमन पर, यानी कि खरीदने एवं बेचने पर जितनी भी रुकावटें थी, यानी कि जितनी बाधाएं थी सरकार की और जितने भी नियंत्रण थे, वो सबको हटाना था मेन मकसद इसका। दूसरा, उदारवादी लाइसेंस नीति, जो लाइसेंस नीति बनाया गया था हर बात पे लाइसेंस लेने का, उसको या तो ख़त्म करना था या फिर उसकी जो नियम कानून की जो प्रणाली है उसको बिल्कुल सरल आसान करना था। नेक्स्ट, वस्तुओं की कीमतों को निर्धारण उत्पादकों द्वारा किया जाना। किस वस्तु का निर्धारण, कीमत कितनी हो, पहले सरकार द्वारा तय किया जाता था, अब वो जो है उत्पादकों पर निर्भर करता है, यानी कि स्वतंत्र बाजार पर छोड़ दिया गया कि वो स्वतंत्र है कीमत निर्धारण के लिए, ताकि वो अधिकतम लाभ कमा सके। क्योंकि निजी व्यक्तियों का मेन मकसद क्या होता है, लाभ कमाना। अगर उन पर लाभ कमाने का ही नियंत्रण कर देंगे तो वो किस प्रकार से अपना बिजनेस आगे बढ़ाएंगे। बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए लाभ चाहिए होता है, अतः उन्होंने कीमत का निर्धारण जो है निजी व्यक्तियों पर छोड़ देना था। नेक्स्ट, निजी उपकरणों एवं पूंजी पर लगी रुकावटों नियंत्रणों को हटाना। जो निजी उपकरण थे, जो रिसोर्स थे उसकी और उसकी जो पूंजी थी, उसका उपयोग कैसे किया जाए,
ये सरकार के द्वारा डिसाइड होता था, बट इस पर जो है उदारीकरण की नीति के अंतर्गत उस पर जितनी भी रुकावटें थी उनको हटाया जाना था, मेन मकसद था। तो ये होता उदारीकरण। उदारीकरण के बाद जो दूसरा स्टेप लिया गया वो था निजीकरण। निजीकरण का मतलब होता है प्रत्येक चीज को निजी हाथों में सौंपना। निजी हाथों का मतलब जो प्राइवेट सेक्टर की जो पब्लिक सेक्टर अवेलेबल थे, जो वर्क कर रहे थे 1991 से पहले, उसमें जितने भी जो लॉस गेनिंग थी, लॉस अर्निंग कंपनी थी, उसको जो है प्राइवेट कंपनी के हाथों में सौंपना था ताकि उनका मैनेजमेंट सही तरीके से हो सके और वो जो है प्रॉफिट गेनिंग कंपनी बन सके। तो पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट सेक्टर को सौंपना ही निजीकरण कहलाता है। इसके अंतर्गत एक काम और, जितने भी वस्तुओं का उत्पादन पब्लिक सेक्टर को द्वारा किया जाता था उनके लिए फिक्स रखा गया था, उन सेक्टरों को प्राइवेट सेक्टर के लिए भी खोल दिया जाना था, जिसकी निजीकरण की। इसका मतलब ये हुआ निजीकरण क्या है? निजीकरण सार्वजनिक औद्योगिक इकाइयों के स्वामित्व को निजी क्षेत्र में हस्तांतरित कर देना है। मतलब जो पब्लिक सेक्टर के जो इंडस्ट्रीज थी उसको प्राइवेट सेक्टर के लिए सौंप देना, उसी को हम निजीकरण कहते हैं। या फिर दूसरी भाषा में कह सकते हैं, ऐसी कोई भी प्रक्रिया अथवा नीतिगत उपाय यानी कि पॉलिसीज जिसके परिणाम स्वरूप सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र संकुचित होता है यानी कि कम होता है और निजी क्षेत्र के कार्य क्षेत्र का विस्तार होता है, यानी कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम उनका जो बोझ होता है वो कम होकर निजी क्षेत्र के ऊपर आ जाता है। इनके सेक्टर कम होते हैं और निजी क्षेत्र के सेक्टर धीरे धीरे बढ़ते हैं। किसी भी देश में निजी क्षेत्र जितना ज़्यादा मजबूत होता है उस देश की अर्थव्यवस्था एवं प्रोडक्शन उतना ही ज़्यादा बढ़ता चला जाता है। इस नीति के आधार पर निजीकरण की पॉलिसी अपनाया गया। निजीकरण में जो मेन चीज़ें जो ध्यान देने योग्य बातें हैं वो ये है कि सार्वजनिक प्रतिष्ठानों का प्रबंध एवं नियंत्रण निजी हाथों में सौंपना। जितने भी पब्लिक सेक्टर थे, मैक्सिमम पब्लिक सेक्टर को निर्णय लिया गया कि इनको, क्योंकि पब्लिक सेक्टर में सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि पब्लिक सेक्टर में जो है करप्शन आ गया था, लाल फीताशाही आ गई थी, लोगों की जो स्किल है, काम करने का तरीका है वो बिल्कुल आलसपन से भर गया था। ऐसे में अगर आपको कंपनी को चलाना है तो मैनेजमेंट सही करना पड़ेगा और इसके लिए उस काम को जो है प्रबंध और नियंत्रण दोनों निजी हाथों में सौंप दिया गया। विराष्ट्रीयकरण, डी नेशनलाइजेशन। 1991 से पहले हर चीज़ का नेशनलाइजेशन हो रहा था, राष्ट्रीयकरण होता था, उनकी सरकार के अंडर में, सार्वजनिक क्षेत्र के अंडर में लिया जा रहा था। लेकिन निजीकरण के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के को उल्टा निजीकरण को सौंपा जा रहा था, जिसको विराष्ट्रीयकरण की नीति कहा जाता है। नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के विकास पर रोक लगाना। अब ये ध्यान में रखा गया निजीकरण के अंतर्गत जब यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर आगे आ रहे थे तो ऐसे में जो पब्लिक सेक्टर का विकास था उस पर बिल्कुल रोक लगा देना था कि किसी प्रकार के नए सार्वजनिक सेक्टर का जो है निर्माण ना हो, उसका विकास ना हो, जो जहाँ पर है उसको उसी तरह पर कार्य लगाया जाए, यानी कि जितनी बने बनाए सार्वजनिक उसको तक निजी क्षेत्र को सौंपना था और निश्चित प्रकार से सार्वजनिक सेक्टर को बढ़ाना नहीं था। और नेक्स्ट है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित वस्तु का उत्पादन निजी क्षेत्र को। कुछ सेक्टर ऐसे थे जिसको बिल्कुल रिजर्व कर दिया गया था सार्वजनिक क्षेत्र के लिए कि इतने सेक्टर सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही है, उस पर जैसे आपका रेलवे हो गया, ठीक है, रेलवे हो गया, परमाणु हो गया, रक्षा सामग्री हो गया और दूसरे जो है ज्वलनशील रसायन हो गए, इन सबको जो है सार्वजनिक क्षेत्र के लिए ही रिजर्व रखा गया था। लेकिन वर्तमान समय में केवल 2 ही ऐसे है जो सार्वजनिक क्षेत्र के लिए है, वरना सब कुछ निजी क्षेत्र के लिए भी खोल दिया गया है। जैसे कौन कौन सा, जैसे रेलवे सार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, लेकिन आज रेलवे को भी प्राइवेटाइजेशन करने की बातें चल रही हैं। नेक्स्ट है वैश्वीकरण, विश्वव्यापीकरण, इसको कहते हैं ग्लोबलाइजेशन। उदारीकरण और निजीकरण का ही परिणाम है वैश्वीकरण। वैश्वीकरण का मतलब होता है देश की अर्थव्यवस्था का, देश की आर्थिक क्रियाओं को विश्व की अन्य देशों के साथ जोड़ना, यानी कि विश्व के साथ बिजनेस में, व्यापार में सहभागिता करना ही, पार्टिसिपेशन करना ही वैश्वीकरण कहलाता है। 1991 से पहले हमारी पॉलिसी
कि देश के उद्योगों की रक्षा की जाए विदेशी प्रतियोगिता से, विदेशी प्रतिस्पर्धा से। इसलिए एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर अलग अलग प्रकार से रेस्ट्रिक्शन लगाए गए थे। लेकिन 1991 में ये महसूस किया गया कि वैश्वीकरण, जब तक हम यहाँ पर विदेश से आयात निर्यात नहीं करेंगे तब तक हमारे यहाँ का विदेशी मुद्रा भंडार नहीं बढ़ेगा, जो कि 1991 से पहले इतना कम हो गया था कि नई नीति नहीं अपनाई जाती तो 2 सप्ताह या 1 महीने के अंतर्गत सारे के सारे विदेशी रिजर्व खत्म हो चुके होते हैं। तो वैश्वीकरण एक्चुअली में है क्या? वैश्वीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें विश्व बाजारों के मध्य पारस्परिक निर्भरता उत्पन्न होती है, यानी कि विश्व के सभी देशों का बाजार और व्यापार देश की सीमाओं में प्रतिबंधित न रहकर विश्व व्यापार दिशा में अग्रसर होता है। वैश्वीकरण एक ऐसी नीति होती है जिसके अंतर्गत देश के व्यापार या देश का जो आर्थिक क्रिया है वो विदेशी लेवल का इंटरनेशनल मार्केट के साथ जोड़ दिया जाता है और प्रत्येक देश के साथ विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार आयात निर्यात सुनिश्चित किया जाता है। वैश्वीकरण के अंतर्गत जो मेन पॉइंट है वो है आयात निर्यातों पर लगे नियंत्रणों को कम करना। इस नीति के अंतर्गत आयात और निर्यात, जो वस्तु पे आयात निर्यात लगाया गया था उसको खत्म कर दिया है, कम कर देना था और स्वतंत्र रूप से ताकि निजी व्यक्ति भी आयात निर्यात कर सके, इसके लिए प्रावधान बनाने थे। पूंजी प्रवाह में स्वतंत्रता लाने के लिए परिस्थिति तैयार करना, किस प्रकार से इन्वेस्टमेंट बढ़े इंडिया में, हमारे देश में, ताकि विदेशी मुद्रा भंडार में वृद्धि हो। तो उसके लिए परिस्थिति तैयार करना होता है, उसके लिए वातावरण बनाना होता है कि विदेशी लोग आए हमारे देश में इन्वेस्ट करें। आज भारत विश्व का सबसे ज़्यादा ऐसा देश है जहां पर विदेशी निवेश आज आने को तैयार है, क्योंकि भारत का बाजार सबसे बड़ा बाजार है जहां पर प्रत्येक इंटरनेशनल जो बिजनेसमैन है उनको प्रॉफिट नजर आता है। इसलिए धीरे धीरे भारत में विदेशी निवेश बढ़ता जा रहा है। टेक्नोलॉजी का निर्बाध प्रभाव होना, वैश्वीकरण का एक प्रमुख उद्देश्य था टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी अलग अलग जो नई नई टेक्नोलॉजी विश्व में आ रही है, अलग अलग देशों में आ रही है, उसको भारत में भी लिया जाए और ये तभी संभव है जब वैश्वीकरण जैसी नीति अपनाया जा सके। और लास्ट है श्रम का प्रभाव होना, एक देश का दूसरे देश के साथ, दूसरे देश का तीसरे देश के श्रम का इस प्रकार से निर्वाह होना, वो होता है वैश्वीकरण के अंतर्गत ही, क्योंकि इसमें नियम जो बनाए गए थे, नियम को छोड़ दिया गया। कोई व्यक्ति अब विदेशों को जा सकता है, विदेशी व्यक्ति भारत में काम कर सकता है। इससे श्रम का जो क्या होता है, प्रभाव होता है। थैंक यू।